हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, और इसके राइटर हैं नेल्सन रोहिलाला मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला का ही फुल नाम हो गया नेल्सन रोहिलाला मंडेला। ठीक है, चलिए सबसे पहले बिफोर यू रीड, तो अपार्टाइड ये वर्ड हमें समझना होगा। अपार्टाइड का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसका जिक्र स्टोरी में बहुत बार होगा। तो अपार्टाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। ठीक है, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें लोगों को अलग अलग किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर कलर या फिर जाति के आधार पर अलग अलग किया जाए। कैन यू से विच ऑफ दीज 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। तो इस तीनों में से कौन सा कंट्री में ये सिस्टम था अपार्टाइड, बहुत हाल फिलहाल में तक ही। तो इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में गोरों कालों में भेद किया जाता था और इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ही अपार्टाइड बोलते हैं। ठीक है, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने सुना है नेल्सन मंडेला के बारे में। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्टाइड। ठीक है, नेल्सन मंडेला और उनके जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अपना पूरा जीवन फाइट किया है इस अपार्टाइड के खिलाफ। ठीक है, अपार्टाइड मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, 30 साल उन्होंने जेल में व्यक्त किया। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन मतलब लोगों ने वोटिंग करके लीडर को चुनना स्टार्ट किया 1994 में, और जैसे ही डेमोक्रेसी आ गया साउथ अफ्रीका में तभी ये अपार्टाइड जो है वो हट गया। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू नेशन। ठीक है, पहले काले प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। तो ये आपको डेट याद रखना है 1994। नेल्सन मंडेला का नाम तो आपको याद ही है, उनका पार्टी का नाम याद रखना है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। 30 ईयर्स उन्होंने प्रिजन में स्पेंड किया, वो याद रखना है। और 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, ये आपको याद रखना है। तो नीचे ये जो बॉक्स में एक BBC का न्यूज़ से एक छोटा सा पार्ट छपा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे पहले ये पढ़ लेते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो आज का जो ये स्टोरी है एक छोटा सा पार्ट है उनके ऑटोबायोग्राफी का। ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक बुक है। ठीक है, उस बुक का एक छोटा सा पार्ट इस स्टोरी में डिस्कस किया गया है। और इस बुक के राइटर तो आपको पता ही है नेल्सन मंडेला ही होंगे। तो और ऑटोबायोग्राफी का मतलब आपको पता ही होगा। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है ऑटो मतलब सेल्फ, बायो मतलब लाइफ, और ग्राफी मतलब राइट, मतलब अपने लाइफ के बारे में लिखना, और ऑटो मतलब सेल्फ, खुद से लिखना। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो चलिए देखते हैं इस बॉक्स में क्या छपा हुआ है उनके बारे में। BBC ने छपा हुआ है ये। तो हेडिंग है मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। तो अब ये देखिए कितना लंबा समय है, 300 साल गोरे लोगों ने राज किया। उसके बाद पहले काले प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के, वो भी कब, 1994 में। ठीक है, मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी won 252 of the 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। तो 400 सीट में से 252 सीट्स उनकी पार्टी ने जीता था इस इलेक्शन में। ठीक है, और द इनॉग्रेशन सेरेमनी, और उस दिन जो वो शपथ लेने वाले थे 10 मई 1994 को, वो क्या करने वाले थे, इनॉग्रेशन सेरेमनी था उस दिन, मतलब वो उस दिन ओथ टेकिंग था उनका। टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर। ठीक है, यूनियन बिल्डिंग्स में ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हेल्ड किया गया था। यूनियन बिल्डिंग्स क्या होता है, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट हो गया, जितने भी सरकारी जो अफसर लोग हैं वहीं पे बैठते हैं, MP लोग वहाँ पे बैठते हैं, वैसे ही वहाँ पे भी साउथ अफ्रीका में क्या है, यूनियन बिल्डिंग्स है। तो वहाँ पे जो एम्पी थिएटर था, एम्पी थिएटर क्या होता है, नीचे यहाँ पे मीनिंग दिया गया था, एक सर्कुलर बिल्डिंग होता है, आप पिक्चर में देख लीजिए, इसको बोलते हैं एम्पी थिएटर। ठीक है, इन प्रेटोरिया टुडे, प्रेटोरिया पता है आपको साउथ अफ्रीका का कैपिटल है। तो वहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी हेल्ड किया गया था। तो आपको ये प्लेस याद रखना है। ठीक है, कहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था, यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रेटोरिया। कब हुआ था, 10 मई 1994। चलिए, अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में कई सारे पॉलिटिशियंस आए थे और डिग्निटरीज, जाने माने लोग आए थे, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के 140 कंट्रीज़ में से सब पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज आए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। तो मंडेला जी बोलते हैं कि इस ब्यूटीफुल लैंड पे अब ऐसा कभी नहीं होगा कि एक जन ऑपरेशन का मतलब होता है आपका
किसी के ऊपर अत्याचार करना। अब कोई किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा इस ब्यूटीफुल लैंड पे। ब्यूटीफुल लैंड यहाँ पे कौन सा है? साउथ अफ्रीकाज लैंड, ठीक है। उसके बाद कुछ डॉट है। फिर जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। जुबिलेंट मतलब हैप्पीली, मतलब खुशी वाला सीन जो देखने को मिला हमें प्रिटोरिया के स्ट्रीट्स पर। उसके बाद फॉलोड द सेरेमनी, और उस खुशी मना कौन रहे थे? ब्लैक्स लोग, वाइट लोग और कलर्ड, सभी कलर के लोग उस खुशी को मना रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय। तो 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन पुरुष, महिलाएं और बच्चे, सभी रंगों के, सभी धर्मों के, वो सब, सभी जाति के, वो सब एक साथ गाना गा रहे थे और एक साथ डांस कर रहे थे खुशी के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ जो था अखबार में छपा हुआ था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इधर में एज द कॉलम दिया गया है, तो हम लोग स्टोरी पढ़ते पढ़ते इस सबका मीनिंग देख लेंगे। तो स्टोरी अब यहाँ से स्टार्ट होता है। 10th में हमें पता है, हमें तो ईयर भी पता है, 10th में 1994। तो 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। डॉन्ड मतलब बिगैन, ठीक है। 10 मई का जो दिन था वो काफ़ी ब्राइट और क्लियर शुरू हुआ। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। तो पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी खुशी मन से बिसीज मतलब टू बी सराउंडेड क्लोजली बाई, तो काफ़ी सारे लोग मेरे आसपास आते थे। बाई किससे सराउंडेड थे वो? डिग्नेटरीज, वर्ल्ड के जाने माने लोग और वर्ल्ड लीडर्स लोग आते थे उनसे मिलने के लिए, ताकि वो लोग क्या दे पाए? रेस्पेक्ट दे पाए, टू पे देयर रेस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। क्योंकि ये छोटा मोटा बात नहीं था, काफ़ी बड़ा बात था कि साउथ अफ्रीका में पहली बार 300 साल में एक ब्लैक प्रेसिडेंट होने वाले थे, ठीक है। तो इस बात के लिए सबको उनको आते थे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए, ठीक है। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था, ठीक है, ओथ टेकिंग सेरेमनी था, ये लार्जेस्ट गैदरिंग था ऑफ इंटरनेशनल लीडर। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि विश्व के इतने बड़े बड़े लोग और इतने बड़े लार्ज अमाउंट में सब लोग आए थे, लार्ज नंबर्स में वो लोग आए थे। ऐसा पहली बार हो रहा था साउथ अफ्रीकन सॉइल पे, ठीक है। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, ठीक है। एम्पी थिएटर का मतलब बता ही चुके हैं, पिक्चर में भी देख लिए। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, छत नहीं होता है उस बिल्डिंग पे, विथ मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स, और सीट्स जो है वो ऊपर की तरफ उठती जाती है, ठीक है, जैसे कि फिल्मों में होता है, हॉल में होता है, ठीक है, वैसा ही सीट्स होता है यहाँ पे। तो ये सेरेमनी जो था वो सैंडस्टोन का बना हुआ एम्पी थिएटर में हुआ था, फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स, ठीक है, यूनियन बिल्डिंग्स बनाया था इन प्रिटोरिया, ठीक है। तो ये लोकेशन तो हमने पहले याद करके रख लिया है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। दशकों से ये जो एम्पी थिएटर था, यूनियन बिल्डिंग्स का एम्पी थिएटर, ठीक है, यहाँ पे हमेशा गोरो लोग का सुप्रीमेसी था, गोरो लोग का राज था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। लेकिन अब क्या था? अब ये एक साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग था। साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग का मतलब क्या होता है? आप वहाँ पे भी लिखा हुआ, मतलब अ ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल्स लाइक द कलर्स ऑफ अ रेनबो, ठीक है। मतलब डिफरेंट कलर्स के लोग यहाँ पे आए हुए थे आज। इससे पहले सिर्फ गोरे लोग आते थे यहाँ पे, लेकिन आज यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के लोग आए थे, जस्ट लाइक अ रेनबो, ठीक है। क्यों आए थे? ताकि इंस्टॉल कर पाए, इंस्टॉल मतलब यहाँ पे स्थापित कर पाए साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, मतलब वोट द्वारा चुना हुआ एक नेता, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ठीक है, जो रंग में भेदभाव ना करता हो, वैसा गवर्नमेंट आज पहला बार यहाँ पे इंस्टॉल होने जा रहा था, ठीक है। ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑटम का मतलब आपको पता होगा, समर और विंटर के बीच में जो डेज होता है उसको बोलते हैं ऑटम डेज, ठीक है। तो चूंकि साउथ अफ्रीका साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो वहाँ पे मई का महीना में ऑटम होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि ऑन दैट ऑटम डे आई वॉज एकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। तो वहाँ पे उनकी बेटी भी थी जेनानी। ऑन द पोडियम, ऑन द स्टेज, ठीक है, पोडियम मतलब जहाँ पे पैर रखते हैं, मतलब ऑन द स्टेज, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। डेप्यूटी मतलब वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इंडिया में भी वाइस प्रेसिडेंट होता है, लेकिन वहाँ पे 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। तो पहले जो सेकंड जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे मिस्टर डी क्लर्क, उन्होंने पहले शपथ लिया। देन थाबो म्बेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो थे थाबो म्बेकी, और पहले जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, सेकंड जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे वो थे मिस्टर डी क्लर्क, ठीक है।
सो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। व्हेन इट वाज माय टर्न, अब आया नेल्सन मंडेला का टर्न, ठीक है, अब वो जाएंगे शपथ लेने। तो उन्होंने प्लेज किया, शपथ लिया, टू ओबे, वो पालन करेंगे, एंड अपहोल्ड, रक्षा करेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का रक्षा करेंगे, ठीक है, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक, और अपने आप को समर्पित कर देंगे ताकि ये रिपब्लिक, उस पूरे कंट्री का वो देखभाल कर पाए, एंड इट्स पीपल, उनके लोगों का भी वो देखभाल कर पाए। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जितने भी मेहमान आए हुए थे और जितने भी वर्ल्ड के लोग जब उन्हें देख रहे थे टीवी पे, उन्होंने क्या बोला, तो ये रहा उनका स्पीच, ठीक है। चलिए अब उनका स्पीच पढ़ते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो वो बोलते हैं आज ऑल ऑफ अस डू, हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित होके कन्फर, कन्फर का मतलब होता है गिव, ये देते हैं, क्या देते हैं, ग्लोरी एंड होप टू आवर न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज हम लोग ग्लोरी एंड होप, ग्लोरी का मतलब होता है सम्मान, ठीक है, सम्मान देते हैं और एक उम्मीद देते हैं, ये जो नया नया जो जन्म लिया है आज़ादी, लिबर्टी, उस आज़ादी को आज हम लोग सब यहाँ पे उपस्थित होके ये होप देते हैं और सम्मान देते हैं, ठीक है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, तो हमने जो एक्सपीरियंस किया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, काफ़ी बहुत ही बड़ा हमने जो ह्यूमन डिजास्टर एक्सपीरियंस किया था, तो उस एक्सपीरियंस से, ठीक है, वो एक्सपीरियंस जो काफ़ी लंबा लास्ट किया था, मतलब 300 साल वो जो हमें डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा, उस 300 साल का ये एक्सपीरियंस से मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, उस एक्सपीरियंस का वजह से अब एक सोसाइटी जन्म लिया है, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, ऐसा सोसाइटी जन्म लिया है जिस सोसाइटी पे पूरे मानवता जो समाज है उनको गर्व होगा, ठीक है। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, हम लोग मतलब साउथ अफ्रीकन लोग, वो लोग क्या थे, आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, आउटलॉज मतलब इलीगल, या फिर इसका मीनिंग भी दिया गया है, वी हु वर आउटलॉज का मतलब बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, मतलब कलर डिस्क्रिमिनेशन, मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में इतना जो कलर डिस्क्रिमिनेशन होता था, इस वजह से काफ़ी सारे इंटरनेशनल कंट्रीज जो थी उन्होंने अपना रिलेशन, ट्रेड का रिलेशन हो गया, कोई भी रिलेशन हो गया, वो सब तोड़ चुकी थी। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि हम लोग जो कुछ दिन पहले ही तक हमें कोई पूछता नहीं था, हम लोग आउटलॉज थे, ठीक है, इलीगल माने जाते थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। हमें आज ये मौका मिला है, काफ़ी रेयर मौका मिला है कि आज हम लोग होस्ट मतलब मेज़बानी कर रहे हैं वर्ल्ड के उन सब नेशंस का ऑन आवर सॉइल, अपनी मिट्टी पे, ठीक है। आज सभी वर्ल्ड के नेशंस हमारे धरती पे आए हुए हैं, हमारे कंट्री में आए हुए हैं, ये एक काफ़ी प्रिविलेज है हमारे लिए, ठीक है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity। तो हम सब मिलके थैंक करते हैं, जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट जो आए हुए हैं उन सबको हम थैंक यू बोलते हैं, ताकि वो लोग आए हैं हमारे लोगों के साथ इस खुशी में पार्टनरशिप करने के लिए, ठीक है। आप खुशी बांटने के लिए जो इंटरनेशनल लीडर्स लोग आए हुए हैं, हम लोग सब उनका थैंक यू बोलते हैं, उनका स्वागत करते हैं, ताकि वो लोग भी आए और ये खुशी का साझा करें, मतलब टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमारे देश के लोगों के साथ साथ वो लोग भी इस खुशी का हिस्सा बने। तो ये जो विक्ट्री मिला है, उस विक्ट्री का खुशी आप लोग भी शेयर करने आए, उसके लिए थैंक यू, ठीक है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम। तो हमने अंत में अपना फ्रीडम हासिल कर लिया। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। तो आज हम ये शपथ लेते हैं, अपने आप से ये शपथ लेते हैं कि, प्रण लेते हैं कि आज हम लोग सब उन लोगों को आज़ाद करवा देंगे जो लोग इस पॉवर्टी के जो बंधन में बंध चुके हैं, गरीबी के बंधन से उभारेंगे, डिप्रीवेशन, अगर उनको कोई चीज़ नहीं मिल रहा है तो उन्हें वो चीज़ पहुँचाएंगे, सफरिंग एंड करेंगे, जेंडर और कोई भी तरह का जो भेदभाव होता है उन सब भेदभाव से आज हम लोग उन्हें क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे। तो ये करने का आज हम सब लोग प्रण लेते हैं, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। तो वही लाइन फिर से है कि इस सुंदर धरती पे कभी भी किसी का अत्याचार नहीं किया जाएगा, ठीक है, किसी पे अत्याचार नहीं किया जाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। तो द सन शैल नेवर सेट, ये सूरज कभी नहीं ढलेगा यहाँ पे इतना अच्छा ह्यूमन अचीवमेंट पे, मतलब यहाँ पे अंधकार कभी नहीं आएगा, सन हमेशा शाइन करता रहेगा और ये लिबर्टी जो है हमारा हमेशा बरकरार रहेगा। लेट फ्रीडम रेन, रेन का मतलब होता है रूल, लेट फ्रीडम रूल
गॉड ब्लेस अफ्रीका, ठीक है, ऐसा वो अपना स्पीच देते हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन ऑ एज अ स्पेक्टेकुलर array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings। तो कुछ ही क्षणों बाद हम सभी ने अपने आँख को आसमान की तरफ देखा अपनी आँखों से और देखा इन ऑ का मतलब इन अमेजमेंट, ठीक है, तो इन एडमिरेशन, तो सबको एडमायर करते हुए आसमान की ओर देख रहे हुए और देखते हैं क्या उन्हें देखने को मिला। वो लोग देखे कि स्पेक्टेकुलर अरे, ठीक है, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था। स्पेक्टेकुलर अरे का यहाँ पे मीनिंग दिया गया है एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, तो काफ़ी अच्छा एक डिस्प्ले देखने को मिल रहा था ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, ठीक है, साउथ अफ्रीकन जेट्स जो थी, हेलीकॉप्टर्स थी और ट्रूप कैरियर्स, सोल्जर को कैरी करने वाली जो जेट थी, वो सब आसमान में अपना कर्तव्य दिखा रहे थे, ठीक है, जैसा हमारे यहाँ पे भी होता है रिपब्लिक डे में, इंडिपेंडेंस डे में, वैसे यहाँ पे भी हो रहा था। तो रोड मतलब दहाड़ रहे थे सब आसमान में इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एकदम परफेक्ट शेप में उड़ रहे थे ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, ठीक है, यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, ये सिर्फ उनका पिन पॉइंट प्रिसीजन का मतलब एक्यूरेसी, ये सिर्फ उनका एक्यूरेसी का डिस्प्ले नहीं था कि वो इतना अच्छा से शेप फॉर्म कर रहे थे एंड मिलिट्री फोर्स, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। ये जो वे लोग स्पेक्टेकुलर एरे जो दिखा रहे थे, ठीक है, ये लोग जो कर्तव्य कर रहे थे आसमान में, ये डिस्प्ले कर रहा था कि मिलिट्री जो है वो क्या है, लॉयल है, ईमानदार है टू द डेमोक्रेसी, टू अ न्यू गवर्नमेंट, ठीक है, जो नया सरकार जो अभी चुना गया है उस सरकार के प्रति मिलिट्री का लॉयल्टी दिखाता है ये चीज़, ठीक है, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, वो नया सरकार जो काफ़ी एक फ्री इलेक्शन में और काफ़ी फेयरली इलेक्टेड किया गया है, ठीक है, फेयरली मतलब कोई इसमें घोटाला नहीं हुआ है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षण पहले, कुछ ही सालों पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन कुछ ही क्षण पहले द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days bygone, saluted me and pledged their loyalty। तो कुछ ही क्षण पहले मतलब ये एरोप्लेन उड़ने से कुछ ही क्षण पहले जब वो शपथ ले रहे थे, उसके बाद जो हाईएस्ट जनरल्स थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के, ठीक है, जो बड़े बड़े जनरल्स लोग थे और जितने भी पुलिस थे वो लोग आके और सबका जो चेस्ट था, सबके सीने पर बीडेक्ड मतलब डेकोरेट, सबके सीने सजे हुए थे किस चीज़ से, रिबन से और मेडल से, फ्रॉम डेज बाई गॉन बाई का मतलब होता है फ्रॉम द पास्ट डेज, बीते हुए दिनों में कुछ उन्होंने काम किया होगा जिस वजह से उन्हें मेडल्स और रिबन्स मिला है, तो उनका सीना इसी सब चीज़ों से चमचमा रहा था। तो वैसे वे लोग आए थे और वो लोग आके क्या किए थे, सैल्यूट किए थे नेल्सन मंडेला को और उन्होंने प्रण लिया था, प्लेज किए थे वो लोग देयर लॉयल्टी, ठीक है, कि वो लोग लॉयल रहेंगे इस गवर्नमेंट के प्रति। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ ही समय पहले ये लोग आके ऐसा किए थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। तो आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, यहाँ पे नॉट और अनमाइंडफुल दो नेगेटिव है, नॉट और अन, तो इसको पॉजिटिव बना सकते हैं यहाँ पे। तो आई वॉज माइंडफुल ऑफ द फैक्ट मतलब आई वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स अगो बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड मी। मुझे ये पता था कि आज से कुछ साल पहले ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं कर रहे थे, बट अरेस्टेड मी, मुझे अरेस्ट कर लिए होते अब तक, ठीक है। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्फाला जेट्स, शेवरन मतलब अ पैटर्न इन द शेप ऑफ अ वी, ठीक है, लेफ्ट अ स्मोक ट्रायल ऑफ द रेड ब्लैक ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड इन द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, ठीक है। तो इम्फाला जेट्स जो थी वो वी शेप में ऐसे ऐसे करके उड़ रही थी, ठीक है, और उड़ते उड़ते कोई ब्लू कलर का धुआं छोड़ रहा है, कोई रेड कलर का धुआं छोड़ रहा है, कोई ग्रीन कलर का धुआं छोड़ रहा है, ठीक है, ऐसे करके साउथ अफ्रीकन फ्लैग यहाँ पे बना रहे थे वो लोग, ठीक है। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, अब इसका भी मीनिंग है, द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी का मतलब होता है रिमेंबर्स द डे, ठीक है। द ऑथर रिमेंबर्स द डे बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। तो ऑथर याद करते हैं कि उस दिन 2 नेशनल एंथम प्ले किया गया था, इनॉग्रेशन का दिन मतलब 10 मई को 2 नेशनल एंथम प्ले किया गया था। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग निकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका एंड द ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। तो गोरे लोगों ने ये नेशनल एंथम गाया, ब्लैक्स लोगों ने ये नेशनल एंथम गाया उस दिन, ठीक है। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइस्ड। तो दोनों में से ना गोरों को कालों का मीनिंग पता था और ना काले लोगों को गोरे वालों का नेशनल एंथम का मीनिंग पता था, किसी को किसी का मीनिंग पता नहीं था, क्योंकि दोनों एक दूसरे का जो ये जो थे लिरिक्स जो थे गाने के जो बोल थे उसे डिस्पाइज करते थे। डिस्पाइज मतलब हेट,
ठीक है, हेट करते थे, उसलिए पता नहीं था। लेकिन वो बोलते हैं कि दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोनों को एक दूसरे का जो नेशनल एंथम है सबका वर्ड का मीनिंग याद हो जाएगा, ठीक है। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो इनॉग्रेशन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट। जो नेल्सन मंडेला थे वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे कुछ हिस्ट्री के दिनों को याद करके, ठीक है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी मतलब 1900 टू 2000, ठीक है। और उसका फर्स्ट डिकेड मतलब 1901 से लेकर 1910, उस टाइम में अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वॉर, एंग्लो बोयर वॉर मतलब हुआ था, एंग्लो मतलब ब्रिटिश और बोयर मतलब साउथ अफ्रीका, इन दोनों के वॉर के कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे बर्थ के कुछ साल पहले तक, ठीक है, ठीक है। मतलब फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस। जो साउथ अफ्रीका के जितने भी गोरे लोग थे उन्होंने पैचअप कर लिया था, पैचअप मतलब डील विथ, ठीक है, उन्होंने अपना डिफरेंसेस को सुलझा लिया था, सब गोरे लोग एक साथ हो गए थे, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम इरेक्ट कर दिया, इरेक्ट मतलब सेटअप, ऐसा सिस्टम ला दिया, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम ला दिया जो रेशियल डोमिनेशन करता था, ठीक है, रंग के आधार पर भेदभाव करता था अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, ठीक है। उनके ही कंट्री के जो काले लोग थे उन पर अत्याचार करना स्टार्ट हो गया, और इसी को तो हम लोग बोलते हैं अपार्टाइड, ठीक है। अपार्टाइड कीवर्ड हो गया, आपको यहाँ पे याद रखना है, APARTHEID, ठीक है। अपार्टाइड मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या फिर कलर डिस्क्रिमिनेशन, जो भी बोल दीजिए। तो ये सेटअप कर दिया गया था इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शिएस्ट मोर इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। तो ये जो स्ट्रक्चर था जो उन्होंने क्रिएट कर दिया, ये स्ट्रक्चर था वन ऑफ द हार्शिएस्ट, ठीक है, सबसे क्रूअल, सबसे गंदा स्ट्रक्चर था उनका, मोस्ट इनह्यूमन, ठीक है, अमानवीय स्ट्रक्चर था जो कि वर्ल्ड ने कभी देखा हो, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर था ये। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लास्ट डिकेड मतलब 1991 से लेकर 2000 तक, इस डिकेड में एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन। 8th डिकेड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जो नेल्सन मंडेला थे वो 70 to 79 ईयर्स के ओल्ड थे। एक और वर्ड होता है, ऐसा इंसान जो इस एज ग्रुप से बिलोंग करता है उस इंसान को क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो वो 8th डिकेड में थे एज अ मैन। तो उस समय क्या हुआ था, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर। ओवरटर्न मतलब हटा दिया गया उस सिस्टम को, मतलब अपार्टाइड जो है पॉलिटिकल सिस्टम उसको हटा दिया गया फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल। और उसको रिप्लेस कर दिया गया ऐसे सिस्टम से, वो सिस्टम जो रिकॉग्नाइज करता है सबका अधिकार, सबका फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। फर्क नहीं पड़ता है कि आपका कलर कैसा है, सबको बराबर अधिकार और सबको बराबर फ्रीडम मिलेगा, वैसे सिस्टम से रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। और ये हुआ कब था, इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। एग्जैक्टली अगर बात किया जाए तो 1994 में ये हुआ था, ठीक है, जब ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहा है, ठीक है, आज से वो सिस्टम हट गया, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। लेकिन ये जो दिन था, ये दिन आने के लिए अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस करना पड़ा था हज़ारों लोगों को, ठीक है, ऐसा सेक्रीफाइसेस जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। ऐसे लोगों ने सेक्रीफाइस किया था जिनका जो दर्द है और जिनका जो करेज है, हिम्मत है, वो हिम्मत आप काउंट मतलब मेजर नहीं कर सकते। इतना दर्द उन्होंने झेला और सहा, एंड रिपेड आप उनको लौटा भी नहीं सकते, ठीक है, कोई भी तरीका से आप उनका दर्द वापस नहीं कर सकते, ठीक है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। तो नेल्सन मंडेला का उस दिन अनुभव होता है, वो उस दिन महसूस किए, ऐसा वो कई दिन महसूस करते थे कि वो जो है वो एक सिंपली क्या है, सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। तो जितने भी और भी जो पहले जो देशभक्त जो थे, जो काले लोगों के लिए लड़े थे, उन लोगों का सिंपली ये सम है। नेल्सन मंडेला उन सब की जगह एक इकलौते इंसान खड़े हुए थे, ठीक है, वो बोल रहे हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन। तो ये जो साउथ अफ्रीकन पैट्रियट्स थे, ये जो लंबे और जो काफ़ी नोबल लाइन है इन लोगों का, एंडेड, वो लाइन तो एंड हो गया, वो लोग सब मर गए, लेकिन नाउ बिगैन अगेन विथ मी। लेकिन मेरे साथ ये वापस ये लाइन शुरू हो रहा है, ठीक है, उन नोबल लोगों का लाइन वापस मेरे से शुरू हो रहा है,
ठीक है। आई वॉज पेन्ड डैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे इस बात का दुख है कि मैं उन लोगों को थैंक यू नहीं बोल पाया, उन सब अफ्रीकन पैट्रियोट्स का जिन्होंने अपना जान दे के इनके लिए लड़ा है, ठीक है, उनको थैंक यू नहीं बोल पाया। एंड डैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, और मुझे इस बात का भी दुख था कि ये जो अफ्रीकन पैट्रियोट्स थे जिन्होंने अपना जान दे दिया, वो लोग ये नहीं देख पाए कि उनके सेक्रीफाइसेस, उनके बलिदान का आज क्या नतीजा हमें मिला है, मतलब उनका जो बलिदान था वो सक्सेसफुल हुआ, ये सक्सेस वो लोग नहीं देख पाए, तो इस बात का मुझे दुख है, ठीक है। यहाँ पे है राउट, राउट का मतलब होता है डन या फिर अचीव्ड, तो उनका सेक्रीफाइसेस से क्या क्या अचीव हुआ है ये लोग देख नहीं पाए, इस बात का मुझे दुख है, ऐसा नेल्सन मंडेला बोलते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। द पॉलिसी ऑफ एपार्टाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, तो ये जो एपार्टाइड का जो पॉलिसी था, पॉलिटिकल सिस्टम था एपार्टाइड, मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या फिर कलर डिस्क्रिमिनेशन, इसको हम बार बार क्यों बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट स्टोरी है ये। द पॉलिसी ऑफ एपार्टाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री, तो ये जो एपार्टाइड का पॉलिटिकल सिस्टम था उसने काफ़ी एक गहरा और लंबे समय तक रहने वाला एक घाव दे दिया था मेरे देश को और मेरे देश के लोगों को, खासकर काले लोगों को। ऑल ऑफ अस, ठीक है, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, तो हम सभी लोग कई साल बिताएंगे, अगर जनरेशन नहीं, सदी नहीं तो कई साल तो ज़रूर बिताएंगे उस वुंड से रिकवर करने के लिए, ठीक है, प्रोफाउंड मतलब डीप, उस गहरा जख्म से रिकवर करने के लिए हम लोग कई साल बिताएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, लेकिन ये जो था, ये जो अत्याचार हम पे हुआ, क्रूर अत्याचार जो हम पे हुआ सदियों तक, दशकों तक, ये अत्याचार का एक अनइंटेंडेड इफेक्ट, अनइंटेंडेड मतलब जो चाहा ना गया हो, ठीक है, वैसा इफेक्ट भी हुआ। वो इफेक्ट क्या था? एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर थैम्बोस, द वाल्टर सिसुलुस, द चीफ लुथुलिस, पता नहीं सही प्रोनाउंस कर रहे हैं कि नहीं, द यूसुफ दादूज, द ब्रह्म फिशर्स, ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुक्वीज ऑफ आवर टाइम, ठीक है। चलिए प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती होगा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो जो भी है वो बोल रहे हैं कि उसका अनइंटेंडेड इफेक्ट ये था कि उस अत्याचार का वजह से ऐसे महान महान लोग पैदा हुए थे। अब यहाँ पे आप एक बात गौर कीजिएगा कि हम लोग कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन मतलब किसी चीज़ का नाम, किसी चीज़ का नाम से पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें ऐसे बोलना हो जैसे कि द गुप्ताज, ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं, या फिर द सचिन तेंदुलकर्स, अगर हम बोल रहे हैं, या फिर द विराट कोहलीज अगर हम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग सिर्फ विराट कोहली को नहीं बोल रहे, हम लोग बोल रहे हैं कि विराट कोहली जैसे जितने भी प्लेयर हैं उनको बोल रहे हैं, ठीक है। द विराट कोहलीज ऐसे बोल रहे हैं तो इसका मतलब है विराट कोहली जैसे प्लेयर्स। तो वैसे यहाँ पे बोला गया है कि द ओलिवर थैम्बोस, ठीक है, अगर यहाँ पे द लगाए तो लास्ट में एस जरूर लगा होगा। द वाल्टर सिसुलुस, ठीक है, एस यहाँ पे लगाए, सब में लास्ट में एस लगाए, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट आर्टिकल को, ठीक है। तो इन जैसे महान महान लोग पैदा हो गए उस ब्रूटैलिटी का वजह से, ऑपरेशन का वजह से, ठीक है। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा करेज था, विजडम बुद्धि थी, एंड जेनरोसिटी, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा उदार थे वो लोग, ठीक है, दानी टाइप के थे। डैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, इतने महान थे ये लोग कि इनके जैसे लोग शायद अब तो हमें वापस ना देखने को मिले, ठीक है। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character, तो ये काफ़ी अच्छा लाइन है उनका, ये फेमस लाइन है ये नेल्सन मंडेला का। वो बोलते हैं कि अगर हम किसी इंसान को इतना ऑपरेशन करना पड़ेगा, इतना उत्पीड़न करना पड़ेगा, किसी इंसान पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करना पड़ेगा, तभी इस टाइप के कैरेक्टर वाले लोग सामने निखर के आते हैं। एक कहावत है ना कि बुरे वक्त में कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं। तो आपको अपना अगर असली टैलेंट अगर आपको पहचानना है अपने आप के अंदर, तो आपको पूरे वक्त से होकर गुजरना होगा, ठीक है, क्योंकि जितना आप पे प्रेशर पड़ेगा उतना आप निखरेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि इतना ऑपरेशन, इतना गहराई से अगर किसी पर अत्याचार किया जाए तो ही इस टाइप के कैरेक्टर वाले लोग पैदा होते हैं, ठीक है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स डेट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, तो बोलते हैं कि मेरा जो देश है, साउथ अफ्रीका जो कंट्री है, कि मिनरल्स और जेम्स में काफ़ी ज़्यादा रिच है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं मिट्टी के नीचे। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन नेल्सन मंडेला का कहना है कि मेरा मानना है कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जो धन है, संपत्ति है, वो है उनके यहाँ के लोग, ठीक है, इनके जैसे लोग, ये लोग असली संपत्ति है देश के। इज इट्स पीपल फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, तो प्योर जो डायमंड होता है ना, हीरा जो होता है, उससे भी प्योर है ये लोग और उससे भी सच्चे हैं ये लोग, ठीक है।
तो ये लोग देश के असली वेल्थ है, ऐसा नेल्सन मंडेला बोलते हैं अपने स्पीच में। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी, ठीक है, ऐसे ही साथी लोग जो थे स्ट्रगल, मेरे स्ट्रगल में, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हटाने में, ऐसे साथी की वजह से ही डेट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, मुझे करेज वर्ड का मीनिंग क्या होता है असली मायने में समझ में आया, ठीक है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि पुरुष हो या फिर महिलाएं हो, उन्होंने अपने जीवन को दान दे दिया है किसी एक कॉज के खिलाफ लड़ते हुए, ठीक है, कॉज के लिए लड़ते हुए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मैंने देखा है कई ऐसे पुरुषों को जो वो लोग अटैक्स और टॉर्चर को झेल जाते हैं विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, बिना घबराए, ठीक है, बिना सरेंडर किए हुए वो लोग कोई भी अटैक्स को झेल जाते हैं। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, ऐसा वो स्ट्रेंथ दिखाते हैं और ऐसा रिजिलियंस दिखाते हैं। रेजिलियंस का मतलब होता है लड़ने की क्षमता, ठीक है, तो ऐसा वो लड़ने की क्षमता दिखाते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ऐसा चीज़ वो बर्दाश्त कर जाते हैं। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट, तो बोलते हैं कि मुझे समझ में आया कि करेज का मतलब सिर्फ एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता है, आपके अंदर डर नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप करेजियस है, बल्कि ट्रायम्फ ओवर इट, अगर आप डर के ऊपर जीत पा लेते हैं, ठीक है, तब बोला जाएगा कि आपके अंदर क्या है, करेज है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कनकर्स दैट फियर, तो एक बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता है जो सिर्फ डर ना फील करे, एक बहादुर व्यक्ति वो होता है जो उस डर के ऊपर काबू पा ले, ठीक है, उस डर के ऊपर जीत पा ले, उसको बोलते हैं ब्रेव मैन, ठीक है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, तो कोई भी इंसान अपने दिल में नफरत लेकर पैदा नहीं होता है, ये पैराग्राफ काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बोल रहे हैं कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो उसके दिल में किसी के लिए नफरत नहीं होता है, कोई एक खास कलर के लिए नफरत नहीं होता है, उसके बैकग्राउंड को लेकर नफरत नहीं होता है कि वो किस जाति से है, किस रिलीजन से है, इसके लिए भी नफरत नहीं होता है। दे पीपल मस्ट लर्न टू हेट, उन्हें सिखाया जाता है कि नफरत कैसे किया जाता है। एंड इफ़ दे कैन बी लर्न टू हेट, और अगर आप उन्हें नफरत करना सिखा सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तब आप उन्हें प्यार करना भी सिखा सकते हैं, वो लोग प्यार करना भी सीख सकते हैं, क्योंकि जब आदमी पैदा होता है तो वो तो न्यूट्रल पैदा होता है, ठीक है, लेकिन नफरत करना सीख जाता है वो, तो प्यार करना भी ज़रूर सीख जाएगा। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, ठीक है, और प्यार करना सिखाना तो और भी आसान है, क्योंकि प्यार जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरली आता है किसी भी इंसान के दिल में, देन द अपोजिट मतलब हेट के तुलना में प्यार जल्दी हो जाता है, ठीक है। इवन इन द ग्रीमियस्ट टाइम्स, ग्रीमियस्ट मतलब सैडेस्ट, सबसे दुख भरा समय में भी, जब हम प्रिजन में थे, आपको पता है वो कितने साल थे जेल में, 30 ईयर्स हमने देखा था स्टार्टिंग में, ठीक है, वो जो 30 साल थे प्रिजन में, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, जब मेरे साथी और मुझे पुश टू आवर लिमिट्स मतलब इतना मारा जाता था, इतना टॉर्चर किया जाता था कि पुश टू आवर लिमिट्स, अब बर्दाश्त के बाहर जा रहा था वो, ठीक है, इस हद तक हम लोगों ने पेन झेला। तो उस समय में भी आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, मुझे दिखा था एक इंसानियत का हल्का सा झलक दिखा था इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक गार्ड के अंदर, ठीक है, पर आप जस्ट फॉर अ सेकंड, भले एक सेकंड के लिए दिखाओ उसमें इंसानियत, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन वो हल्का सा इंसानियत का झलक ही काफ़ी था मेरे को रीअश्योर करने में, मेरे को संतावना देने में कि हमारा जीत होगा, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे लड़ने में मदद किया वो, इतना सा ह्यूमैनिटी का इतना ताकत है, ठीक है। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, तो इंसान का जो अच्छाई है वो एक लव की तरह है, एक आग की तरह है, फ्लेम की तरह है, जिसे छिपा तो सकते हैं लेकिन कभी बुझा नहीं सकते, ठीक है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, तो किसी भी इंसान के जीवन में हमेशा दो ऑब्लिगेशन मतलब दो ड्यूटी होता है, ठीक है, दो काम होता है किसी भी इंसान के लाइफ में, वो दो काम क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक काम टू हिज पेरेंट्स और टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एक ऑब्लिगेशन एक ड्यूटी तो होता है फैमिली की तरफ, पेरेंट्स की तरफ, पत्नी की तरफ, बच्चों की तरफ, एंड दूसरी ऑब्लिगेशन ये होता है ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, उसके समुदाय के लोगों के प्रति भी एक ड्यूटी होता है, उसके कम्युनिटी के प्रति भी एक ड्यूटी होता है, उसकी कंट्री के प्रति भी एक ड्यूटी होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया दो ड्यूटी कौन सा होता है, एक फैमिली की तरफ और एक बाकी लोगों की तरफ, अपने कंट्री की तरफ, ठीक है। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, तो किसी भी नॉर्मल एक सभ्य और इंसानियत वाले सोसाइटी में
ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दीज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हीज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। तो हर एक इंसान ये दोनों ही ड्यूटी काफ़ी अच्छे से निभा सकता है, अपने इंक्लिनेशन, अपने इच्छा के हिसाब से, और अपने एबिलिटी मतलब ताकत के हिसाब से वो दोनों ही ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है, जैसा कि नॉर्मली हम इंडिया में भी करते हैं ऐसा, ठीक है, कोई इसमें रुकावट नहीं है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। ये एक इम्पॉसिबल जैसा चीज़ था कि एक इंसान जो मेरे जैसा कम्युनिटी में पैदा हुआ हो और मेरे कलर का हो, वो इंसान इन दोनों ड्यूटी को एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकता है साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में, ठीक है। क्यों, ऐसा क्या होता है? इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। तो साउथ अफ्रीका में एक मैन ऑफ कलर मतलब ब्लैक मैन, एक काला इंसान अगर अटेम्प्ट करे कि एक ह्यूमन बींग की तरह वो रहे, तो उस इंसान को क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा, और आइसोलेट मतलब अलग कर दिया जाएगा समाज से, ठीक है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। तो साउथ अफ्रीका में अगर एक इंसान कोशिश करे कि वो ड्यूटी टू हिज पीपल मतलब कंट्री के प्रति अगर वो ड्यूटी निभाना चाहे, तो उसको इनएविटेबली मतलब अनअवॉइडेबली उसको फोर्सिबली क्या किया जाएगा? रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली से अलग कर दिया जाएगा, एंड हिज होम घर से अलग कर दिया जाएगा, और उसको मजबूर किया जाएगा एक ज़िंदगी जिए, एक अलग ज़िंदगी जिए, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिविलियन, ठीक है। ट्विलाइट मतलब सन ढलने का बाद और रात होने से पहले जो अंधेरा का समय होता है, उस समय को बोलते हैं ट्विलाइट, ठीक है। एक अंधकार भरा जीवन जीने को मजबूर कर देते हैं, ऑफ सीक्रेसी सीक्रेट लाइफ, और एक रिविलियन का लाइफ राजद्रोही का लाइफ जीने में मजबूर कर देते हैं। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband। तो शुरुआत में तो मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं पहले देश को देखूँ फिर अपने फैमिली को देखूँ, ठीक है। शुरुआत में पहले मेरा जिम्मेदारी फैमिली के प्रति मैंने निभाया, लेकिन बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, जैसे ही मैं अपनी कंट्री के लोगों को मतलब काले लोगों को हेल्प करना चाहा, मैं पाया कि आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन। तो अगर मैं कंट्री के लोगों को हेल्प करने जाता हूँ तो मेरा फैमिली, मेरा बेटा, मेरा भाई, ठीक है, मेरे पिताजी, मेरे हस्बैंड और वाइफ जो भी है, उनके प्रति जो ड्यूटी है वो नहीं निभा पाते हैं। मतलब दोनों में से एक चूज़ करना होगा, क्या तो फैमिली चूज़ करो, नहीं तो आप कंट्री को चूज़ करो, ठीक है। ऐसा सिचुएशन था वहाँ पे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करते हैं आप थक गए होंगे ना। चलिए फिर भी थोड़ा ही सा बचा है, ख़त्म कर डालते हैं। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री। तो ये जो फ्री आज़ाद होने का जो भूख है मेरे अंदर, जब हम पैदा हुए थे तब नहीं था मेरे अंदर, ठीक है। आई वॉज बॉर्न फ्री, जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे लग रहा था कि मैं फ्री हूँ, फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से फ्री हूँ, दैट आई कुड नो, जैसे मुझे पता था। जिस हिसाब से सोच सकते हैं उस हिसाब से हम फ्री थे। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, ठीक है, अपने माँ की कुटिया के बगल में जो मैदान थे उसमें हम दौड़ सकते थे, ये फ्रीडम था। फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम, ठीक है, साफ नदी में तैरने का फ्रीडम था। डैट रैन थ्रू माई विलेज, जो हमारे गांव से होकर गुजरता था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, ठीक है, तो मिलीज को रोस्ट करने का भी फ्रीडम था। मिलीज क्या होता है? मकई होता है, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, उसको पकाने का फ्रीडम था। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, ठीक है, बैलों को चराने का फ्रीडम था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। तो जब तक कि हम फादर को ओबे करते थे और जितने भी कस्टम्स थे, रीति रिवाज थे मेरे ट्राइब के, वो जब तक हम फॉलो करते थे, तब तक ना ही मुझे लॉज ऑफ मैन, कानूनी कोई प्रॉब्लम था, और ना ही कोई भगवान से कोई प्रॉब्लम था, ठीक है। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me। तो मुझे it was only when I began to learn, तो मुझे ये तब रियलाइज़ हुआ कि मेरा फ्रीडम चला गया है। ये जो मेरा फ्रीडम है ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक छलावा है। मेरा जो फ्रीडम है मुझे तब पता चला जब उन्होंने डिस्कवर किया कि जब वो बड़े हो गए, उन्होंने पता चला कि मेरा आज़ादी तो पहले ही छीन चुके हैं ये लोग, ठीक है। जब वो बड़े हो गए तब ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा आज़ादी तो पहले ही छीन चुका है। That I began to hunger for it। और जब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा आज़ादी छीन चुका है, जब वो बड़े हो गए तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मेरा आज़ादी छीन चुका है और वो
बिगैन टू हंगर फॉर इट, और तब उनके अंदर भूख आ गया इस फ्रीडम के लिए। तो यहाँ पे जो बोल रहे थे ना कि आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, जब पैदा हुए थे तब तो फ्रीडम के लिए हंगर नहीं था, लेकिन जब वो बड़े हो गए तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मुझे भी अब हंगर चाहिए, फ्रीडम चाहिए। ठीक है। एट लास्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। तो शुरू में तो जब हम स्टूडेंट थे तो मुझे आज़ादी चाहिए था सिर्फ मेरे लिए। ठीक है। वो ट्रांजिटरी आज़ादी चाहिए था, ट्रांजिटरी मतलब टेम्पररी फ्रीडम चाहिए था ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। मुझे फ्रीडम चाहिए था कि हम रात को बाहर घूम पाए, रीड व्हाट आई प्लीज, जो मुझे पसंद है वो पढ़ पाए, उसका फ्रीडम चाहिए था। एंड गो वेयर आई चूज़, और जहाँ मुझे पसंद हो हम वहाँ जा पाए, मुझे उसका फ्रीडम चाहिए था। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, और जब मैं एक जवान व्यक्ति हो गया तो जोहान्सबर्ग में आई यर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। तो जब मैं एक बड़ा व्यक्ति हो गया, मतलब यंग मैन हो गया जोहान्सबर्ग में, तब मैं चाहा कि मुझे एक बेसिक सा और एक इज्जत वाला फ्रीडम मिले। वो फ्रीडम क्या था? ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मैं अपने पूरे पोटेंशियल को यूज़ करके जो भी काम करना चाहूँ वो काम कर पाऊँ। ऑफ अर्निंग माई कीप, ठीक है, अपना रोजी रोटी कमा पाऊँ। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, शादी कर पाऊँ और एक फैमिली चला पाऊँ। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, ऐसा फ्रीडम चाहिए था जो अगर लॉफुल लाइफ अगर जिए तो उसे कोई ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। ठीक है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट करे। ठीक है, कोई भी जब मन चाहे अरेस्ट ना कर ले, ऐसा फ्रीडम चाहिए था। बट देन आई स्लोली सॉ डैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। तो तब नेल्सन मंडेला को ये रियलाइज़ होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही फ्री नहीं हूँ, बल्कि मेरे जितने भी भाई और बहनें हैं वो सब भी फ्री नहीं हैं। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका ही फ्रीडम कर्टेल मतलब रिड्यूस, ऐसा नहीं कि उनका ही फ्रीडम सिर्फ रिड्यूस किया गया हो, बल्कि फ्रीडम उन सभी लोगों का रिड्यूस किया गया है जो मेरी तरह दिखते थे, मतलब जो काले लोग थे। That is when I joined the African National Congress, और तभी मैंने क्या किया? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom ऑफ माई पीपल। और जैसे ही मैंने ये पार्टी ज्वाइन किया तब मेरा अपना जो फ्रीडम था, फ्रीडम का जो भूख था, वो भूख चेंज हो गया मेरे सभी लोगों का फ्रीडम का भूख में। ठीक है, मतलब मुझे फ्रीडम चाहिए था सभी लोगों के लिए, सिर्फ मेरा फ्रीडम नहीं चाहिए था। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। और यही जो मेरे अंदर डिज़ायर था कि मैं अपने लोगों के लिए फ्रीडम पाऊँ, उन लोगों को एक डिग्निटी भरा लाइफ और सेल्फ रिस्पेक्ट भरा लाइफ के फ्रीडम के लिए मैं लड़ूँ, इस डिज़ायर की वजह से मेरा लाइफ एनिमेट हो गया। एनिमेट मतलब फुल ऑफ एनर्जी हो गया। दैट ट्रांसफॉर्म द फ्राइटनिंग यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और ये डिज़ायर, जो पहले मैं एक फ्राइटनिंग यंग मैन था, डरा हुआ एक इंसान था, मुझे एक बोल्ड, एक हिम्मत वाला इंसान बना दिया मुझे, यही डिज़ायर। डैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। पहले ये लॉयर थे नेल्सन मंडेला, ठीक है, तो लॉयर से एक अटॉर्नी से जो लॉ का पालन करते थे, उनसे उन्होंने ट्रांसफ़र हो गया एक क्रिमिनल के रूप में, वो अब एक बन गए थे व्यक्ति। ठीक है, तो इस डिज़ायर की वजह से वो एक लॉयर से क्रिमिनल बन गए। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। एक फैमिली को प्यार करने वाले वो इन हस्बैंड थे, तो उनसे वो शिफ्ट होकर वो क्या बन चुके थे? एक ऐसे इंसान बन चुके थे जिनका अपना कोई घर नहीं था। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। एक जीवन को प्यार करने वाला व्यक्ति से वो किस में शिफ्ट हो गए थे? एक मॉन्क मतलब सन्यासी का व्यक्ति, साधु का व्यक्ति, अब वो जीने लग गए थे। ठीक है, तो एक इस डिज़ायर का वजह से कि मुझे एक फ्रीडम चाहिए सभी लोगों के लिए, एक ऐसा लाइफ चाहिए हर काले लोगों के लिए जो एक सेल्फ रेस्पेक्ट भरा लाइफ हो, एक डिग्निटी भरा लाइफ हो, ऐसा लाइफ पाने के लिए उन्होंने इतना सारा चीज़ शिफ्ट कर लिया। मतलब एक डरा हुआ व्यक्ति से एक हिम्मत वाला व्यक्ति बन गए, वो एक लॉयर से क्रिमिनल बन गए, और फैमिली को प्यार करने वाले व्यक्ति से एक बेघर व्यक्ति बन गए, और एक लाइफ लविंग मैन से एक वो क्या बन गए? एक साधु टाइप व्यक्ति बन गए थे। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। लेकिन मैं किसी भी दूसरे व्यक्ति से ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा वर्चुअस हूँ, ज़्यादा अच्छा हूँ, या फिर ज़्यादा बलिदान देने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। लेकिन मेरे अंदर ये बात था कि मुझे जो पुअर और लिमिटेड फ्रीडम जो मुझे मिला था एक लॉयर होने के नाते, जो मुझे दिया गया था, मैं वो इन्जॉय नहीं कर पा रहा था। जब मुझे ये बात पता चला कि मेरे पीपल, मेरे जैसे लोग, जो काले लोग हैं, मेरे जो लोग हैं, वो लोग अपना फ्रीडम इन्जॉय नहीं कर पा रहे, तो मैं अपना फ्रीडम कैसे इन्जॉय करूँ? ठीक है,
वो बोलते हैं फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, फ्रीडम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको इतना फ्रीडम मिलेगा, किसी को कम फ्रीडम मिलेगा, किसी को ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा। फ्रीडम इनडिविजिबल है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। अगर मेरे किसी लोग पे, किसी एक लोग पे भी अगर चेन पड़ता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरे सारे लोगों पर चेन पड़ा है। और द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और अगर सारे लोगों पे चेन पड़ा है मतलब चेन ऑन मी, वो चेन मेरे ऊपर भी पड़ा है, ठीक है, मैं भी एक गुलाम बन चुका हूँ। इसका मतलब ये है। आई न्यू डैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। तो वो बोलते हैं कि मुझे ये भी पता है कि एक ऑपरेसर जो अत्याचारी है, अत्याचारी को भी आज़ादी दिलाना होगा, ना कि सिर्फ जिस पर अत्याचार हो रहा है उसको। क्योंकि अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। क्योंकि वो इंसान जो दूसरे पे अत्याचार कर रहा है, जो दूसरों का फ्रीडम छीन रहा है, वो इंसान भी एक कैदी है, लेकिन वो कैदी है किसका? नफरत का कैदी है, वो प्रिजनर है ऑफ हेट्रेड का, ठीक है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो एक ऐसे जेल में बंद है जो प्रिजुडिस मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न, जो किसी खास पर्सन को या फिर कोई चीज़ को हेट करते हो, उसको बोलते हैं प्रिजुडिस, ठीक है। एंड नैरो माइंडेडनेस, उनका जो माइंडसेट है वो काफ़ी नैरो है, काफ़ी छोटी सोच रखने वाले व्यक्ति है, तो वो लोग ऐसे जेल में कैद है, ठीक है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। तो मैं पूरी तरीके से फ्री भी नहीं हूँ अगर मैं किसी और का फ्रीडम ले रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। तो अगर कोई व्यक्ति मेरे से फ्रीडम छीनता है तो मैं तो फ्री नहीं हूँ, लेकिन जो व्यक्ति छीन रहा है मेरे से फ्रीडम, वो व्यक्ति भी फ्री नहीं है, क्योंकि वो कैदी है इन अ प्रिजन ऑफ हेट्रेड, ठीक है, उसका कैदी है वो। द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो जो ऑपरेस्ड है, जो पीड़ित है, और ऑपरेसर जो पीड़ा दे रहा है, ठीक है, दोनों में ही इंसानियत का नाम का कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। उससे इंसानियत छीना जा रहा है और जो इंसानियत छीन रहा है उसमें भी इंसानियत नहीं है, तो दोनों में ही ह्यूमैनिटी का कमी है, ठीक है। बस तो यही है फिर ये पोएम। तो काफ़ी बड़ा स्टोरी, ये था ये स्टोरी, तो काफ़ी बड़ा ये स्टोरी था और थका देने वाला स्टोरी था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, भले ही आप थक गए होंगे लेकिन आपको समझ में आया होगा। टफ स्टोरी था, लेकिन जो भी आपने टाइम दिया वो टाइम इफेक्टिवली यूटिलाइज हुआ होगा, ठीक है। चलिए फिर, उम्मीद करते हैं आपको स्टोरी अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप एक छोटा सा लाइक से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए, ठीक है। और वीडियो में कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसा लगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो थोड़ा वीडियो को ज़रा व्यूज़ मिलेगा और चैनल को ग्रो होने में थोड़ा हेल्प मिलेगा, ठीक है। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी कंटेंट भी देखिए, क्लास 10 का जो भी चैप्टर बना हुआ है, जो भी सब्जेक्ट का, वो देखिए, आपको जरूर अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।